बीए द्वितीय वर्ष के सभी विद्यार्थियों का पुनः आपकी इस क्लास में स्वागत है। मैं डॉक्टर महेश कोटवाल। हम अध्ययन कर रहे थे बीए द्वितीय वर्ष में लोक प्रशासन का जो प्रथम प्रश्न पत्र है, सोशल वेलफेयर एंड एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया, समाज कल्याण और भारत में प्रशासनिक संस्थाएं, जो आपका फर्स्ट पेपर है उसका हम अध्ययन कर रहे थे। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वह है लोक कल्याण विधायन। आज हम बात करेंगे लोक कल्याण विधायन की अवधारणा के बारे में। लोक कल्याण विधायन क्या है? विधायन क्या है, पहले हम जानते हैं कि विधायन क्या है। विधान जो समाज में रहने वाले जो व्यक्ति हैं और समूह हैं, उनके व्यवहार को नियंत्रित करने, उनके व्यवहार को मार्गदर्शित करने और नियंत्रित करने का एक साधन है। अगर व्यक्तियों और समूहों को अगर किसी भी समाज में अगर पूर्ण स्वतंत्र छोड़ दिया जाए तो वे अपने स्वार्थों के लिए सामने वाले की दूसरे व्यक्ति की कीमत पर एक दूसरे से संघर्ष में संलग्न हो सकते हैं। उनके लिए अपना हित सर्वोपरि हो जाता है और अपने हित की प्राप्ति के लिए वे दूसरे के हित को समाप्त करने या दूसरे के हित को अपना हित बनाने में संलग्न हो जाते हैं। तो ऐसे इस संघर्ष को नियंत्रित करने की आवश्यकता होती है। जो यह संघर्ष है, ये अराजकता को जन्म देता है और यह अराजकता समाज और राज्य को गंभीर नुकसान पहुंचाती है। जो विधान है वो व्यक्तिगत कार्रवाई को नियंत्रित करने और निर्देशित करने के लिए विविध प्रकार की मर्यादाओं को निर्धारित करता है, जिन मर्यादाओं में रहकर व्यक्ति और समूह समाज में अपना जीवन व्यापन करते हैं, अपने जीवन को संयमित बनाते हैं। विधायन एक विशाल विषय है जिसकी कई शाखाएं हैं, जैसे लोगों के सामाजिक रीति रिवाज, परंपराएं, धार्मिक मान्यताएं आदि। अगर हम व्यापक अर्थ में देखें तो सभी जो विधायन है, सभी जो विधान है, वो अपने चरित्र में सामाजिक है। एक संकीर्ण अर्थ में केवल उन विधायनों को जो समाज कल्याण के उद्देश्य से लागू किए जाते हैं, उन्हें ही समाज कल्याण विधायन अथवा लोक कल्याण विधायन के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। विधान कई प्रकार के होते हैं, जैसे कराधान संबंधी विधान, कॉर्पोरेट संबंधी विधान, नागरिक संबंधी विधान, आपराधिक विधान, वाणिज्यिक विधान आदि। लोक कल्याण विधायन की वह शाखा है जो लोगों की विभिन्न सामाजिक आर्थिक स्थिति से संबंधित विधानों का एक समूह है। लोक कल्याण विधान एक ऐसी सामाजिक संस्था है जो एक सक्षम विधायी एजेंसी की पहल पर बनाए गए सभी सामाजिक मानदंडों को लागू करती है। लोक कल्याण विधान समय की जरूरतों, राष्ट्र की परिस्थितियों और इसके सामाजिक राजनीतिक आदर्शों को ध्यान में रखते हुए बनाए गए हैं। सामाजिक विधायन के उद्देश्य क्या हैं? सामाजिक विधायन के जो उद्देश्य हैं वो सामाजिक विधायन के उद्देश्य हमारे संविधान से इसकी अपनी प्रेरणा प्राप्त करते हैं और इसके जो विशिष्ट उद्देश्य हैं वो निम्न प्रकार है। सामाजिक विधान लिंग, धर्म, जाति, वर्ग आदि के आधार पर किसी भी तरह के भेदभाव को दूर करने के लिए कार्य करते हैं और सभी वर्गों में समाज के सभी वर्गों में समानता को बढ़ावा देने के लिए कार्य करते हैं। सामाजिक विधान महिलाओं, बच्चों, बुजुर्गों, विधवाओं, निराश्रितों और पिछड़े वर्गों जैसे लोगों की कोई सुरक्षा प्रदान करने के लिए कार्य करते हैं। जो पारंपरिक सामाजिक बुराइयां हैं, जैसे अस्पृश्यता, दहेज प्रथा, बाल विवाह, कन्या भ्रूण हत्या आदि के उन्मूलन के लिए सामाजिक विधायन काम करते हैं। सामाजिक विधायन सामाजिक सुरक्षा के प्रावधान बनाते हैं और उन्हें लागू करने के लिए कार्य करते हैं। तो सामाजिक विधायन के जो लक्ष्य हैं, अगर हम उन लक्ष्यों की बात करें तो सामाजिक विधायन के लक्ष्य हैं सामाजिक और आर्थिक स्थिति में सुधार करके समाज को बदलने और समाज को पुनर्गठित करने के लिए सामाजिक विधायन बनाए जाते हैं। समाज के प्रत्येक व्यक्ति को समान अधिकार और समान अवसर दिया जाना सामाजिक विधायन का लक्ष्य है। सामाजिक कानून का उद्देश्य है विधायी साधनों के माध्यम से सामाजिक कानून का उद्देश्य है विधायी साधनों के माध्यम से सामाजिक समस्याओं का समाधान करना है। सामाजिक विधायन के जो नियमों के आधार पर सामाजिक सुधार के माध्यम से सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रियाओं को प्रारंभ करते हैं। सामाजिक विधायन तेजी से सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया को शुरू करने का काम करते हैं और इन परिवर्तनों को वांछित दिशा प्रदान करने के उद्देश्य से बनाए जाते हैं। सामाजिक विधायन की आवश्यकता क्यों उत्पन्न हुई है?
सामाजिक विधान सामाजिक न्याय को सुनिश्चित करने के लिए बनाए और लागू किए जाते हैं। सामाजिक सुधार लाना भी सामाजिक विधान का उद्देश्य है। समाज कल्याण को बढ़ावा देना सामाजिक कल्याण को बढ़ावा देना ही सामाजिक कल्याण की आवश्यकता है, सामाजिक विधान की आवश्यकता है। वांछित सामाजिक परिवर्तन लाने के लिए सामाजिक विधान की आवश्यकता है। समाज के सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित समूहों के अधिकारों की रक्षा और बढ़ावा देने के लिए सामाजिक विधान की आवश्यकता पड़ती है। सामाजिक विधान की प्रकृति की अगर हम बात करें तो सामाजिक विधान की प्रकृति अनेक प्रकार की होती है। सामाजिक विधान महिला कल्याण, सामाजिक विधान की जो आवश्यकता है, सामाजिक महिला कल्याण के लिए सामाजिक विधान बनाए जाते हैं। बाल कल्याण भी सामाजिक विधान की प्रकृति का एक अंग है। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति का विकास भी सामाजिक विधान की प्रकृति का एक अंग है। ओबीसी की कल्याण के लिए भी कार्य करता है सामाजिक विधान। सामाजिक विधान विकलांग व्यक्तियों के कल्याण के लिए है, श्रम कल्याण के लिए है सामाजिक कल्याण, और आवास संबंधी कल्याण की आवश्यकताओं को पूरी करने के लिए भी सामाजिक विधान कार्य करते हैं। अगर हम महिला कल्याण की बात करें, महिला कल्याण के क्षेत्र में अगर हम बात करें तो हमारे देश का जो कुल कार्यबल है उसका लगभग 30% जो कार्यबल है उसका निर्माण महिलाओं के द्वारा किया जाता है। महिलाओं की गरिमा को बनाए रखने के लिए, उनके साथ समानता का व्यवहार सुनिश्चित करने के लिए और उनके लिए विशेष न्यायिक तंत्र की स्थापना करने के लिए सामाजिक विधान की आवश्यकता है। सामाजिक विधान के माध्यम से ही महिला कल्याण के कार्यक्रमों जैसे जननी सुरक्षा योजना, MCH, मातृत्व बेनिफिट लीव, ICDS, HSG का गठन किया गया है। माइक्रो फाइनेंस जैसे भी कुछ ऐसे मूलभूत कार्यक्रम हैं जिन्होंने महिलाओं को कल्याणकारी अवसर प्रदान किए हैं। अगर हम बात करें बाल कल्याण की, तो बाल कल्याण के लिए बाल श्रम अधिनियम 1986 बनाया गया। वो जिसके आधार पर यह स्थापित किया गया कि 14 वर्ष से कम 14 वर्ष से कम आयु का कोई भी बच्चा किसी भी खतरनाक जगह पर काम नहीं करना चाहिए। यह प्रावधान किया गया बाल श्रम अधिनियम 1986 के द्वारा। जुलाई 2006 में भारत सरकार ने इसमें संशोधन किया, जिसके अनुसार 14 वर्ष से कम उम्र का कोई भी बच्चा किसी भी खतरनाक जगह या ढाबे में काम नहीं करना चाहिए। ऐसे बच्चे को, जो 14 वर्ष से कम उम्र का बच्चा है, वो नौकर के रूप में होटल या घरेलू नौकर के रूप में भी काम नहीं करना चाहिए। 14 वर्ष के कम उम्र के बच्चे को किसी भी प्रकार से दंडित नहीं किया जाना चाहिए और उसके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। तो यह प्रावधान सुनिश्चित किए गए बाल श्रम अधिनियम 1986 के द्वारा, जिसके माध्यम से बाल कल्याण को सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति का विकास करने के लिए भी सामाजिक विधान का निर्माण किया गया है। देश में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के हित में कार्य करने के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय कार्य कर रहा है। इसके अलावा संविधान के अनुच्छेद 338 के अनुसार SC और ST अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के हित को देखने के लिए राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग व राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना भी की गई है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के ऊपर होने वाले अत्याचारों को रोकने के लिए नागरिक अधिकार अधिनियम 1995, अनुसूचित जाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 को 1989 को लागू किया गया है। SC और ST के आरक्षण के लिए अनुच्छेद 330 लागू किया गया है और अस्पृश्यता उन्मूलन के लिए संविधान के अनुच्छेद 15 को कानून के द्वारा सुनिश्चित किया गया है। विकलांग व्यक्तियों के कल्याण के लिए भी सामाजिक विधान की व्यवस्था है। इसके लिए व्यापक कानून अर्थात समान अवसर अधिकारों की सुरक्षा और पूर्ण भागीदारी अधिनियम 1995 को फरवरी 1996 में अधिनियमित और लागू किया गया है। मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम 1987 और लेपर्स अधिनियम 1898 के माध्यम से विकलांग व्यक्तियों के कल्याण के लिए काम किया जा रहा है। श्रमिक कल्याण की बात करें तो इसके लिए अनुबंध लेबर पंजीकरण और पृथक्करण अधिनियम 1977 लागू किया गया है। कॉन्ट्रैक्ट लेबर रेगुलेशन एंड एबोलिशन अधिनियम 1970 का उद्देश्य अनुबंध श्रम के शोषण को रोकना है और कार्य की बेहतर परिस्थितियों को भी प्रस्तुत करना है। जब भी किसी ठेकेदार के द्वारा या उसके माध्यम से किसी प्रतिष्ठान
के काम के सिलसिले में व्यक्ति को काम पर रखा जाता है तो उसे एक श्रमिक माना जाता है, और ऐसे श्रमिक को कार्य की अच्छी दशाएं मिल सके और उसके श्रम और उसके शोषण को रोका जा सके, इसके लिए अनुबंध लेबर अधिनियम 1970 लागू है और कार्य कर रहा है। श्रमिक कल्याण के अंतर्गत ही कर्मचारियों का राज्य बीमा अधिनियम 1948 बनाया गया है और उसको अधिनियमित किया गया है। कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 के प्रचार ने एक एकीकृत आवश्यकता आधारित सामाजिक बीमा योजना का निर्माण किया है। यह अधिनियम बीमारी, मातृत्व, कार्य करते समय चोट लगने के कारण मृत्यु हो जाने पर अथवा अस्थायी या स्थायी शारीरिक विकलांगता आ जाने के कारण मजदूरी या कमाई की क्षमता कम हो जाती है, तो ऐसी आकस्मिक परिस्थितियों में श्रमिकों के हितों की रक्षा करने के लिए कार्य करता है। अधिनियम श्रमिकों और उनके तत्काल आश्रितों को यथोचित चिकित्सा देखभाल की गारंटी भी देता है। समान श्रमिक कल्याण के अंतर्गत ही समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 भी लागू है। जो यह समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 है, इसका उद्देश्य है पुरुषों और महिला श्रमिकों को समान परिश्रम के भुगतान के लिए प्रावधान बनाए गए हैं। समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 लिंग के आधार पर किसी भी तरह के भेदभाव को रोकने के लिए रोजगार के मामलों में महिलाओं के खिलाफ और उनके साथ जुड़े मामलों में महिलाओं को न्याय प्रदान करता है। धन्यवाद।